नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स हमारा एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। उसके अंतर्गत ये आपका 12 वीडियो है, 12वां वीडियो है। इससे पहले आपका 11 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा। इसके अंतर्गत हम लोग 20 जीके जीएस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, जो कि 12 जनवरी 2023 शिफ्ट 4 में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बिना किसी देरी के चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एक कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधित डैश अनुच्छेद हैं। तो आपको मालूम होगा कि हमारे भारतीय संविधान में टोटल जो आपके 6 मौलिक अधिकार है, उनमें से एक मौलिक अधिकार आपका समानता का अधिकार भी है। समानता का जो अधिकार है आपका अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में टोटल 5 प्रकार के समानता का अधिकार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 14 से 18 तक में जो समानता का अधिकार दिया गया है उसमें क्या क्या कहा गया है। पहली बात ये जान लीजिए कि प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। अनुच्छेद 14 में उसमें कहा गया है कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या भारत के क्षेत्र में विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध के केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। ये अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, विदेश से जो आएंगे उनके लिए ये आपका उपलब्ध नहीं है। अनुच्छेद 17 कहता है कि हमारे देश में एक अजीबोगरीब समस्या से संबंधित जाति व्यवस्था अपने मूल में कितने प्रशंसनीय क्यों न हो, यह निश्चित रूप से मानवता के लिए कलंक, एकता के लिए खतरा और हमारे देश की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक प्रगति के लिए गंभीर बाधा साबित हुई है। यानी कि अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। वहीं पर अनुच्छेद 18 कहता है कि सैन्य या अकादमिक व्यवस्था के अलावा कोई भी उपाधि नहीं धारण कर सकते हैं आप। ये आपका अनुच्छेद 18 में दिया गया है। ये दोस्तों आपसे पूछा गया था। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी एग्जाम को अगर आपको फाइनल रूप में सिलेक्ट करना है तो सबसे अच्छा जो आपका होना चाहिए वो कि सबसे पहले आप लोग सिलेबस को पूरा कवर करें। सिलेबस को पूरा कवर करने के बाद दोस्तों आप लोग मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट देने का जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म अभी तक के मार्केट में है वो फ्रेंड्स आपका टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक पर फ्रेंड्स अभी आपका ऑफर भी चल रहा है वारंट ऑफ सक्सेस सेल के नाम से, जो कि 15 से 18 दिसंबर तक चलेगा, जो कि अपने आप में एक बड़ा सेल है। जैसा कि महीना ये 2023 का साल खत्म होने वाला है। इसमें टेक्स्ट बुक का जो पास है वो आपको मात्र 269 रुपये में, और जो पास प्रो है टेक्स्ट बुक का वो आपको 359 रुपये में मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड APG यूज कीजिएगा तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, जो कि एक मूवी टिकट से भी कम प्राइस में आपको ये मिल रहा है, जो कि आपके लिए 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। 1 साल के अंदर जितने भी एग्जाम आएंगे, जैसा कि अभी SSC GD का एग्जाम का नोटिफिकेशन अभी आया है जो कि आपका फरवरी में शुरू होना है, तो उस पर आधारित नवीनतम पैटर्न पर आधारित जो भी मॉक टेस्ट हो सकते थे उसको भी अपलोड किया जा चुका है। SSC के अलावा बैंक का हो, रेलवे का हो, इसके अलावा आपके कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट साथ में PYQ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कूपन कोड APG जरूर यूज़ कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। तो खुदाई जो खिदमतगार जो आंदोलन हुआ है उसके संस्थापक थे आपके खान अब्दुल गफ़ार खान। तो राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ़ार खान। खान अब्दुल गफ़ार खान खुदाई खिदमतगर आंदोलन के संस्थापक थे। ये भारतीय उपमहाद्वीप के ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। अब्दुल गफ़ार खान और खुदाई खिदमतगर के अन्य नेताओं को 23 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके कारण किस्सा ख्वानी बाजार नरसंहार हुआ था। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना याद रखना है कि खुदाई खिदमतगर आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो खान अब्दुल गफ़ार खान थे। ये जो आंदोलन है सन 1930 में शुरू हुआ था। इसके अलावा इसे लाल कुर्ता आंदोलन भी कहा जाता है। साथ में खान अब्दुल गफ़ार खान हैं, उनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा 1929 में गफ़ार खान ने पश्तूनों के बीच लाल शर्त आंदोलन 1929 में हुआ था, इसको सुधार कर लीजिएगा, लाल शर्त आंदोलन भी कहा जाता है, जिसे खुदाई खिदमत करके आंदोलन से भी जाना जाता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में डैश के द्वारा कराया गया था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका भारतीय जो शहर था ढाका, जो कि अब तो भारत का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये आपका बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। वहाँ पर 1830 में पहली बार पूर्ण जनगणना कराया गया था, जो कि हेनरी वाल्टर के द्वारा कराया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हेनरी वाल्टर हो जाएगा। एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर के द्वारा ढाका, ठीक है, आयोजित किया गया था। इसके अलावा भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना, जैसा कि आपको मालूम होगा,
1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। इसके अलावा भारत के W.C. पलाडे जनगणना आयुक्त के द्वारा 17 फरवरी 1881 के तहत पहली तुल्यकालिक जनगणना या ऑफिशियल तरीके से जनगणना आपका 1881 में हुआ था। इसके बाद से हर 10 साल के बाद आपका जो जनगणना होता आया है, जनगणना जनसंख्या जनगणना का एक संघ विषय है। ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 246 के तहत भारतीय संविधान में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर दिल्ली से विधानसभा के सदस्य बने हैं? तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये आपके दुर्गेश पाठक इसका राइट आंसर था। राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी के एक राजनेता हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं। अगला है एशियाई खेल 2018 में कुल कितने स्पोर्ट खेल या खेले गए थे? तो 2018 का जो एशियाई खेल आपका जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, उसमें टोटल 47 स्पोर्ट्स जो कि खेले गए थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपका जो एशियाई खेल है 2022 वो दोस्तों आपका कंडक्ट हो चुका है। जब 2022 कंडक्ट हो ही चुका है तो हम लोग 2018 के विषय में क्यों पढ़ें? तो 2022 का जो एशियाई खेल आपका अभी कंडक्ट हुआ है 2023 में, यह आपका 19वां क्रम का एशियाई खेल था जो कि चीन के हांगजो शहर में आयोजित हुआ है। ठीक है, चीन के हांगजो शहर में आयोजित हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो समापन समारोह हुआ था, समापन समारोह के जो ध्वजवाहक बने थे वो आपके हॉकी खिलाड़ी PR सिरजेश थे और आपके PR सिरजेश, ठीक है, PR सिरजेश आपके समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। इसके अलावा जो 20वां एशियाई खेल है जो कि 2027 में आपको जापान में नागोया जापान में खेला जाएगा। इसके अलावा एशियाई खेल 2022 की बात करेंगे तो भारत ने टोटल 107 पदक अपने नाम किया है, जिसमें से आपका 28 स्वर्ण पदक था, 38 रजत था और आपका 41 कांस्य पदक था। इससे पहले आपको बताएं कि 2023 में 2 नए खेलों को शामिल किया गया था, ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। उसके अलावा क्रिकेट को जो 2018 में शामिल नहीं किया गया था 2023 में शामिल किया गया है, क्रिकेट को, बोर्ड गेम को, इसके अलावा बोर्ड गेम गो को, जानकी को, शतरंज को 2018 के बाद 2022 में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा जो 19वां एशियाई खेल आपका हुआ था क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स सहित 61 विषयों में कुल 40 खेल होंगे, यानी कि इस बार का स्पोर्ट्स पूछेगा तो आपको 40 करना है, पिछला बार 47 था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध जो लोसांग महोत्सव है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग महोत्सव की बात करेंगे तो लोसांग महोत्सव आपका सिक्किम में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है, तो इसका राइट आंसर आपका सिक्किम हो जाएगा। लोसांग जो त्यौहार है आपका सिक्किम में एक जनजाति रहती है भूटिया, वही जनजाति के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। भूटिया जनजाति का ये सिक्किम नववर्ष त्यौहार है। ये त्यौहार आपका दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, इस बात को भी याद रखना है। इसके अलावा ये त्यौहार आपका सिक्किम के फोडोंग और रूमटेक मठों में आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला के उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है मंजमा जोगती को। तो इसका राइट आंसर होगा जो मंजमा जोगती है वो आपके ट्रांसजेंडर लोक नृत्यंगना है जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इनको पद्मश्री राजनाथ कोविंद जो उस समय के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रदान किया गया था, इसको भी याद रखना है। साथ में जोगती कर्नाटक जनपद अकेडमी की पहली ट्रांस वुमेन अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा कनक राजू पद्मश्री पुरस्कार विजेता जिन्होंने आदिवासी लोक नृत्य गुसादी को जीवित रखा है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसा भारतीय राज्य विश्वविद्यालयों के समृद्ध विस्तार द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का योगदान है। रूसा का पूर्ण रूप क्या है? तो रूसा के पूर्ण रूप की बात करेंगे तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इसका पूर्ण रूप है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान की बात करते हैं जिसे आमतौर पर हम लोग रूसा के नाम से जानते हैं। भारत में उच्च शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह भारत में उच्च शिक्षा के लिए विकास की एक समग्र योजना है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 2023 में शुरू किया गया था। भारत में उच्च शिक्षा के लिए विकास की एक समग्र योजना है, इसको भी याद रखना है। रूसा का जो मुख्य उद्देश्य देश के अनछुए क्षेत्रों में सुविधा संस्थानों की स्थापना करके उच्च शिक्षा का समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके अलावा पोर्टल राज्यों की उच्च शिक्षा योजना और राज्यों की उच्च शिक्षा परिषदों के निर्णय के लिए एक स्टॉप है, बस उतना आपको याद नहीं रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है? तो 4 जो तत्व दिए गए हैं उसमें से जो ऑक्सीजन है उसका परमाणु तत्व है जो परमाणु त्रिज्या है वो आपका न्यूनतम है। परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं तो एक परमाणु के नाभिक से बाहरी इलेक्ट्रॉनों तक की दूरी होती है, उसे ही हम लोग परमाणु त्रिज्या के नाम से जानते हैं। आवर्त सारणी में परमाणु जो त्रिज्या है अनुमानित तरीके से परिवर्तित होती है। परमाणु त्रिज्या एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, इसको भी याद रखना है। एक आवर्त में बाएं से दाएं से घटता है। ठीक है, जब ऊपर से
ऊपर से नीचे की ओर आइएगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, लेकिन जब बाएं से दाएं जाइएगा तो परमाणु त्रिज्या है जो कि घटेगा। इस प्रकार हीलियम सबसे छोटा तत्व है और फ्रांसियम सबसे बड़ा तत्व है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक। यह किस उद्योग की बात हो रही है? तो ये उद्योग की बात हो रही है वस्त्र उद्योग का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा वस्त्र उद्योग देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है। वस्त्र उद्योग को आत्मनिर्भर माना जाता है क्योंकि प्रत्येक चरण में उत्पादों का उपयोग उत्पादन के अगले चरण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में थॉमस बाख ओलंपिक एजेंडा 2020+5 पर चर्चा हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका वर्चुअली आयोजित 137वां जो सत्र था उसी में ओलंपिक एजेंडा 2020+5 पर चर्चा हुआ है। और एजेंडा 2020+5 में वैश्विक खेल कैलेंडर ई स्पोर्ट्स के साथ IOC का संबंध, एथलीट प्रतिनिधित्व और लैंगिक समानता और मानवाधिकार जैसे विषय भी शामिल है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कि व्यक्तिगत प्रयोज्य जो आय है, व्यक्तिगत आय व्यक्तिगत पर कर अदायगी माइनस गैर कर अदायगी को ही हम लोग व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत प्रयोज्य आय को व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर अदायगी माइनस गैर कर अदायगी के रूप में लिखा जाता है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय से तात्पर्य उस धन से है जो करों और अन्य दायित्वों के भुगतान के बाद रहता है। ठीक है। इसके अलावा यह मुख्य रूप से व्यक्तियों और परिवारों के द्वारा उपभोग और बचत के लिए रहता है, इस बात को भी याद रखना है। अगला है, साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित डैश होते हैं? तो साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित आपका कशेरुकी यानी कि वर्ट विटा रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी जीवित में कुछ जीवित सदस्य कुछ मछलियों पर बाह्य परजीवी होते हैं। उनका शरीर जो होगा आपका लंबा होगा, श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी कोलोम छिद्र होगा। साइक्लोस्टोम में चूसक और गोलाकार मुख होता है जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। उनका पंख सल्कों या युग्मित पंखों से रहित होता है। कपाल और कशेरुकी स्तंभ उपस्थितिमय होता है। इसके अलावा पेट्रोमाइजोन साइक्लोस्टोमेटा का एक उदाहरण है, इसको भी याद रखना है। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC की स्थापना कब हुआ था? तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना सन 1952 में हुआ। तो राइट आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद NDC शीर्ष निकाय है जो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देता है। इसके अलावा इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसके अलावा इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। पहली पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय विकास परिषद की सहमति के बिना अपनाई गई एकमात्र पंचवर्षीय योजना है। NDC की पहली बैठक नवंबर 2005 में हुआ था, नवंबर 2052 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला है कि गुरु चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो पंडित गुरु चरण दास आपके ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं। तो राइट आंसर आपका ओडिसी होगा, गुरु पंकज चरण दास। ठीक है, ओडिसी जो कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है कि चोल काल के दौरान मूवेंदवलन अरायर की उपाधि किसको दिया गया था? तो ये उपाधि आपका धनी स्वामियों को दिया गया था। तो चोल काल से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुके हैं या बनने लायक प्रश्न उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, चोल वंश की बात करते हैं। तो चोल वंश का स्थापना जैसा कि आपको मालूम होगा विजयालय के द्वारा 9वीं शताब्दी में किया गया था। इसका राजधानी आपका तंजावुर था, इसको भी याद रखना है। चोल वंश के प्रमुख राजा में आपके परांतक प्रथम हुए, राजा प्रथम हुआ, राजेंद्र तक प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कुलतोंग हुआ। इसके अलावा राजा प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाएगा। श्रीलंका पर किस चोल शासक ने आक्रमण किया? तो राजा प्रथम ने किया। वहाँ के राजा महेंद्र पंचम, वहाँ का राजा उस समय कौन था? तो राजा महेंद्र पंचम था। उसको भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेना पड़ा था। इसके अलावा राजा प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था और राजराजेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया था तंजौर में, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार की बात करेंगे तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। इसके अलावा राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था, इसको भी याद रखना है। और बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोडचोलपुरम की उपाधि धारण किया था, इसको भी याद रखना, आपसे पूछा जाएगा। गंगे कोडचोलपुरम की उपाधि किसने धारण किया? तो राजेंद्र प्रथम ने धारण किया। इसके अलावा चोल वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? तो चोल वंश का अंतिम राजा आपका
राजेंद्र तृतीय हुआ। इसके अलावा चोल वंश में भूमि के प्रकार थे, जैसा कि वेलन वगाई था जो कि गैर ब्राह्मण कृषि स्वामी का भूमि था। इसके अलावा ब्रह्मदेव था, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को कहते। सालाभोग को किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को कहते। देवदान या तिरुवनमट्टकड़नी आपके मंदिर को उपहार में दी गई भूमि था। इसके अलावा पल्ली चंदम आपका जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को कहा जाता। इसके अलावा जो संपूर्ण चोल समाज था आपका 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में और नाडु कई कुर्रम में विभक्त होता। इसके अलावा नाडु के स्थानीय सभा को नगर तार कहा जाता था। नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा। इसके अलावा बेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजा के सम्मान के रूप में मुमे दवेलन यानी कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान या अरियर प्रधान जैसे उपाधि दी, उसे केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। यही आपका एग्जाम का, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट था। इसके अलावा उड़ की बात करेंगे तो उड़ सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव के भूमि का अधिग्रहण करना। इसके अलावा सभा या महासभा की बात करेंगे तो यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों के पेरू मक्कल कहा जाता था। वह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य संचालित करती। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होता। व्यापारियों को सभा को नगरम कहते थे। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते हैं, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा चोल काल में भूमि कर उपज 1/3 था। इसके अलावा कंबन, ओटुकन और पुंगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता। इसके अलावा कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पंप पूर्ण रन्न को कहा जाता। इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है, तो इसका राइट आंसर आपका अरब सागर होगा। अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। यह उत्तरी हिंद महासागर का एक क्षेत्र है। यह पाकिस्तान और ईरान से पश्चिम में अदन की खाड़ी, गाडा फुई चैनल और अरब प्रायद्वीप से दक्षिण पूर्व में लक्षद्वीप सागर से, दक्षिण पूर्व में सोमाली सागर से, पूर्व में भारत से घिरा है। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। कल भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था वो आपका इसका लक्ष्य था कृषि का विकास करना। ठीक है, कृषि का विकास करना इसका राइट आंसर था, जो कि सन 1951 में शुरू हुआ था, सन 1956 तक चला था। इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य औद्योगिक विकास करना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना था। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता की उपलब्धि हासिल करना था। इसके अलावा नेक्स्ट है कि जून 2022 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर सामंत गोयल हो जाएगा। लेकिन सामंत गोयल को अब याद नहीं रखना है क्योंकि जो अब रॉ है यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके जो अध्यक्ष हैं ये आपके सामंत गोयल नहीं है, ये आपके छत्तीसगढ़ कैडर के सीनियर IPS अधिकारी आपके रवि सिन्हा जी हैं। तो रवि सिन्हा को याद रखिएगा। रॉ के नया चीफ नियुक्त किया गया है रवि सिन्हा को, जिन्होंने इनका सामंत गोयल जी का स्थान लिया है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। रवि सिन्हा हैं जो कि आपके 2 साल तक इस पद पर रहेंगे। ठीक है, यानी कि 2024 तक रहेंगे। अगला है कि भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां एवं कार्य शामिल है, तो भाग 14 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC की संरचना, नियुक्ति और उसके अंगों को हस्तांतरित करने और UPSC की शक्तियों और कार्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। संवैधानिक स्थिति संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 संघ और राज्यों के तहत सेवाओं का शीर्षक संघ है और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग प्रदान करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 315 है जो कि संघ स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रत्येक प्रांत के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता था 1935 का। तो ये दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन रहा, जो कि आशा करते हैं आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पर दे सकते हैं। कूपन कोड AP जरूर यूज कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।